नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं आपके सामने संस्कृत की अगली क्लास लेकर आया हूँ। उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान में बहुत सी आपको समस्याएं आ रही होंगी कि कैसे क्या करना है। मैं आपको रटने से बिल्कुल मुक्ति देने के लिए आया हूँ। आज के बाद आपको उच्चारण स्थान रटना नहीं पड़ेगा, इसकी मैं आपके साथ गारंटी लेता हूँ। अब देखिए कि उच्चारण स्थान को कैसे आपको याद करना है। देखिए हमारी जितनी भी वर्णमाला है मैंने लिख ली है। हमारे आप कह रहे होंगे बड़ा आ क्यों नहीं लिखा, तो भाई आ संस्कृत में 18 प्रकार का है। तो 18 प्रकार, जैसे पाणिनि ने अपने महेश्वर सूत्रों में आ अकेला लिखा, तो वो आ आपका बड़े आ पिलोता अन्नासिक निर्नासिक उदात्त अंदाज स्वरित जितने भी आ हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ई का मतलब है आपके कि ई आपका है तो ई बड़ी ई, और जितने भी हैं वो आपके ई को प्रेजेंट कर रहे हैं। रिरी का मतलब है ये आपका रिरी सारे 12 प्रकार के रिरियों को, सॉरी 18 प्रकार के रिरियों को कर रहा है। आपके लिरी का मतलब है कि लिरी आपका 12 प्रकार के लिरियों को रिप्रेजेंट ऊ। अब आप कहेंगे ई के बाद मैंने आपका ऊ नहीं लिखा, लिरी पहले लिख दिया, लिरी पहले, तो वर्णमाला आपने गलत लिख दी। मैंने वर्णमाला नहीं गलत लिखी है, मैंने आपको याद करने के लिए इसको आपको याद रखना है कि ई के बाद ऊ को उठा के हमें पीछे रखना है रिरी और लिरी के। ठीक है, यहीं पर हमने कर लिया। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और फिर हमारा ए है ओ है, केवल एक परिवर्तन किया कि ऊ को यहाँ से लेकर यहाँ रख दिया लिरी के बाद। अब देखिए हमारी जो अयुग वाय वर्ण है वो आपके अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वामूली है, उपद मानी है। आपसे अगर कहा जाएगा कि इनके आपको ये अगर कहा जाएगा कि आपके इनके उच्चारण स्थान भी, ये आपके व्यंजन वर्ग लिखे हैं। कु का मतलब का वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग, टू का मतलब ता वर्ग, और आपके टू का मतलब ता वर्ग, और पू का मतलब पा वर्ग। बाद में आपके अंतस्थ व्यंजन लिखे हुए हैं या वा राला, और आपके ऊष्म व्यंजन लिखे हुए हैं आपके सा 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 और हा। ये मैंने आपको यही वर्णमाला का क्रम है, केवल वर्णमाला के क्रम में एक परिवर्तन किया है कि रिरी और लिरी के बाद को लिखा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे अगर बात करें कि आखिरकार, और मैं यहीं पर आपको बिल्कुल पानी बना के आज भेजूंगा उच्चारण स्थान में, यानी आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सूत्र को, जैसे पाणी महोदय ने किया आप भी वैसे ही मैन्युफैक्चरर बनाने की मैं प्रयास करूंगा, सूत्र याद नहीं करवाऊंगा आपसे। अब देखिए हम अगर उच्चारण स्थान की बात करें तो अगर जब हमारे आपके देखिए उच्चारण कैसे होता है। उच्चारण होता है कि हमारे फेफड़ों में तेज हवा भरती है, यानी, और उसके बाद वो हवा जो होती है वो हमारे बाघ यंत्रों से होते हुए बाहर निकलती है, तो हमारे बाघ यंत्रों को टच करती है और उनको टच करते हुए बाहर निकलती है, तो उस चीज का उच्चारण होता है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें कि सबसे पहला मार्ग उसे कहाँ पड़ता है, तो सबसे जैसे ही हवा निकली फेफड़ों से तो उसे सबसे पहला मार्ग पड़ेगा आपका गला। गला को संस्कृत में कहते हैं कंठ। अगला मार्ग क्या पड़ेगा, अगला मार्ग पड़ेगा, आप ऊपर आएंगे तो आपको कहते हैं तालू। तालू ना समझ में आए तो जहां चिपक जाए आलू वही है तालू। ठीक है, वो तालू होता है, बहुत सबने समोसा खाया होगा गरम गरम, तो वही तालू है आपका। अगला है आपका मूर्धा। मूर्धा उस तालू के थोड़ी आगे चले तो वो क्या कहलाता है आपका मूर्धा। मूर्धा से आगे चले तो क्या कहलाते हैं आपके दांत आते हैं, और दांत के आगे चले तो आपके ओष्ठ ओंठ पड़ते हैं। अब देखिए क्या है सिस्टम, हमने बिल्कुल कंठ, तालू, मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ लिख लिया, क्रम से लिख लिया। अब कहाँ कठिनाई है, कुछ नहीं, इसको क्रम से लिखा है। अब हमसे कहा जाए कि कौन से वर्ण कर्ण में आएंगे, तो जो आपका पहला स्वर है, पहला स्वर क्या है हमारा आ, जी आ हमारा पहला स्वर कंठ में आएगा, कहाँ दिक्कत है। अब दूसरा है आपका आ के अलावा अब व्यंजनों में आए तो व्यंजनों में है हमारा पहला वर्ग का, तो का वर्ग आपका पहले कु यानी पहले आएगा। पहला उच्चारण स्थान तो पहला स्वर और पहला आपका व्यंजन वर्ग आ चुका है हमारे में। अब आपके आगे आएगा, आगे एक चीज याद करने वाली है
कि ऊष्म व्यंजन में आपका हा वर्ण जो है वो आपका आगे आएगा। ठीक है, हा आपका आगे आ जाएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बस सिस्टम में ये आपको याद करना है। अब हा के बाद जहां हा आएगा वहीं आपका विसर्ग होगा कि नहीं? जैसे हम बोलते हैं रामः, तो हा की आवाज आ रही है, तो आप ऐसे याद रखिए कि जैसे हा की आवाज आपके रामः बोलने में आ रही है, तो हा कंठ में आया है तो विसर्ग भी आपका कंठ में आएगा, विसर्ग आपका कंठ में आएगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अब देखिए तालु, तालु में आए, तालु में अब अगला आपका उच्चारण स्थान क्या है, वो उच्चारण वर्ण क्या है हमारे स्वरों में? ई, तो ई आ जाएगा। और आपके वर्गों में बात की जाए तो कू के बाद अगला वर्ग क्या है हमारा? चू, तो आपने अगला लिख दिया। अब याद कहाँ कर रहे हैं? तो सिस्टम में चल रहे हैं हम, सिस्टम से आपको याद करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, सीधे सिस्टम में चल रहे हैं। अब आगे क्या आएगा? अब ये हो गए आपके, आगे आए आपके अंत्यस्थ। अब अंत्यस्थ तो ऊष्म को याद रखिएगा, दोनों आपके तालु से चालू होंगे। तालु से चालू सीधा सा है, तालु से चालू। अब अंत्यस्थ वर्ण आपके जो है वो या और सा, जो दोनों है आपके अंत्यस्थ वर्ण या, ऊष्म वर्ण सा, ये दोनों तालु से चालू है, तो तालु से आपका या आ जाएगा और फिर आपका सा आ जाएगा। यदि हमने इसका हा छोड़ा है तो हमें इसका ऐसे लिख लेते हैं, यारा लावा, संस्कृत में होता नहीं है लेकिन लिख लेते हैं, तो बा वर्ण भी हमारा अलग हो जाएगा। संस्कृत में यावा राला होता है लेकिन लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो जब हा इसका अलग हुआ है तो बा भी अलग हो जाएगा, बाकी तीन इसके और तीन इसके हमें देखना है। अब हमारा ये हो गया पूरा सिस्टम। अब आगे बढ़े, आया मूर्धा, बहुत आसान है। अब मूर्धा में आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या आएगा। आगे कौन सा स्वर लिखा है? रिरी, तो आगे कौन सा आ जाएगा? रिरी। मेरे साथ आप बताएंगे कि कौन सा आएगा? रिरी। अब वर्गों में आगे कौन सा लिखा है? टू, तो कौन सा हो जाएगा? टू। अब आप आएंगे अंत्यस्थ पर, तो अंत्यस्थ पे अगला वर्ण क्या लिखा हुआ है? रा, तो आ जाएगा रा। और आपके उसमें पर क्या लिखा हुआ है? सा, ये आएगा आपका सा। आज से इसको पेट चिरा सा ना कहना, उसका पेट नहीं चिरा है इसको कहेंगे मूर्धन्य सा, यानी मूर्धा से बोले जाने वाला सा, इसको बोलेंगे तालब्य सा, सीटी वाला नहीं, तालब्य सा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि दंत, दंत का। अब सीधा सा सिस्टम है, आपके सामने कौन सा स्वर लिखा हुआ है? लिरी। वर्गों में कौन सा वर्ग लिखा हुआ है? तू। आपके अंत्यस्थ में क्या लिखा हुआ है? ला। या वा, देखिए या हो गया, रा हो गया, अब क्या आएगा? ला। और ला के बाद आपके क्या लिखा हुआ है? उसमें में क्या लिखा हुआ है? सा, तो आ गया आपका सा। ये आपका क्रम है, सीधे से इनको याद करने, तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, सीधा सा आपने याद कर लिया। ठीक है, हा को ऊपर ले गए हैं, बा का अलग बताएंगे। अब देखिए ओष्ठ की बारी आई। अब ओष्ठ में कौन सा स्वर लिखा हुआ है? ऊ। ऊ के बाद अब बताइए वर्ग कोई बचा है? वर्ग बचा है आपका पू, तो आ जाएगा पू। अब देखिए क्या होता है, जहां आप पू याद करेंगे, अब आपको उपद्यमानी भी इसमें कैसे याद करना है। पू वर्ग आया तो उपद्यमानी को क्या लिखते हैं? अर्धस्वर्ग, अर्ध विसर्ग पा या अर्ध विसर्ग फा। जब हमारे पू वर्ग का उच्चारण यहीं से हो रहा है तो अर्ध विसर्ग पा और अर्ध विसर्ग फा का भी उच्चारण यहीं से होगा, क्योंकि ये भी आपके पा वर्ग की तरह लिखे हुए हैं, सीधा सा बात है। तो यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे हम? उपद्यमानी, ये आगे उपद्यमानी। अब जो बचे हैं हमारे, अब जो हमारे व्यंजन बचे हुए हैं
वो आपका कौन कौन वर्ण बचा है? आपका अनुस्वार बचा है, जिह्वा मूली, ये 2 वर्ण बचे हुए हैं। यहाँ पर आपके वा बचा हुआ है, आपके ए आए ओ औ बचे हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे, पहले इनके सूत्र बना लेते हैं। सूत्र कैसे बनाएंगे? अब देखिए सूत्र क्या है कि आपको राम के रूप याद होंगे, तो नहीं याद है तो कर लीजिए, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो आपकी प्रथमा विभक्ति बनती है आपके रामा, रामऊ, रामा, आपने पढ़ा होगा। अब ऐसे ऐसे अगर हम चलते जाए तो हमारी षष्ठी विभक्ति बनती है रामस्य, रामेयो, और यहां पर मैं लिखे देता हूं तीसरा रामाणाम। ठीक है, तो ये अब एक चीज और होती है, आपसे बताएं, एक संधि होती है जिसमें आपका अगर री आगे आए, रा आगे आए और सा आगे आए तो आपके ना का णा हो जाता है, ना का णा हो जाता है, नहीं तो आपका ना का ना ही रहता है। री आगे आए, रा आगे आए, सा आगे आए तो आपके ना का णा हो जाता है। ये मैंने आपको अलग से बताया। अब देखिए सूत्र आपको मैन्युफैक्चरिंग करना मैं आपको सिखा रहा हूं। पहला वर्ण क्या लिखा हुआ है? आ, लिख दिया आ। फिर क्या लिखा है? कु, तो लिख दिया कु। फिर क्या लिखा है? हा, तो लिख दिया हा। फिर लिखा है विसर्ग, तो विसर्ग का आपके संधि के स्वरूप बन जाएगा विसर्ग। अब देखिए जैसे हमारा षष्ठी विभक्ति बनती है रामस, रामस का मतलब होता है राम का, रामियों का मतलब होता है 2 राम का। क्यों? क्योंकि हम संबंध कारक जो है उसके चिन्ह क्या होते हैं? का, की, के। तो संबंध कारक जो है हमारा, संबंध कारक जैसे हम आपके बता रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, तो ऐसे ही संबंध में जब होंगे तो संबंध के चिन्ह होते हैं का, की, के। तो रामस्य का अर्थ होता है राम का, रामियों का अर्थ होता है 2 राम का, रामा नाम का बहुत से राम का। तो हम जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी आपके बनाना पड़ेगा हमें विसर्जनी, विसर्जनी किया हमने, अब कोई विसर्जनी कर दिया। अब देखिए ये णाम बड़ा हुआ है तो या भी बड़ा होगा, और साथ में जैसे आपके राम लिखा हुआ है, जैसे राम में माँ बड़ा हो गया है तो आपका या भी बड़ा हो जाएगा। तो पीछे राम लिखा हुआ है तो यहाँ पर देख लो भैया, दीदी आ रहा नहीं, रा आ रहा नहीं, सा आ रहा नहीं। तो देखिए ये बहुत बहुवचन है, आ, का, हा, 4 चीजें मिलकर बन रही है, यानी ये क्या हो गया? आपका बहुवचन हो गया। तो बहुवचन में आपके रामा राम की तरह प्रयोग होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका कोई विसर्जी या राम नाम, ये बन गया आपका सूत्र। आ जोड़ा, का, कु जोड़ा, हा जोड़ा, विसर्जी जोड़ा, और या आपकी षष्ठी विभक्ति लगा के हमने क्या बना लिया? या नाम। आगे लिख देते हैं यहीं पर कंठा। ये सब कैसे उच्चारण होते हैं? कंठ से। अब बन गया आपका सूत्र, आप बना लिए हैं अकोय विसर्जी या नाम कंठा। इसका मतलब हो गया कि आ, का, हा, विसर्ग का उच्चारण कंठ है। अब अगर बात करें कि आपके तालु की, अब देखिए तालु की बात करें, इसका सूत्र बनाते हैं। आगे क्या लिखा? ई लिख दिया। फिर क्या लिखा? चू, तो चू लिख दिया। फिर लिखा या लिख दिया। फिर लिखा सा, तो सा लिख दिया। अब जो सा है रामा, तो रामा बड़ा हुआ तो सा भी बड़ा हो गया। अब क्या लिखा हुआ है? राम। अब यहाँ पर आप बताइए दीदी है क्या, रा है क्या, सा है क्या? आगे नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? आपके नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नाम। इचुए सा नाम, नाम की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा? नाम आएगा, तालु। अब आप मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं। देखिए अब आपको सूत्र याद नहीं करना है, ई जोड़ा, चू जोड़ा, या जोड़ा, सा जोड़ा और षष्ठी विभक्ति लगाई और लिख दिया तालु। ये हो गया आपका इचुए सा नाम तालु। अगला है आपका री टू रे सा,
तो अब री लिखेंगे पहले, अब आप ही समझिए। फिर आगे क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, फिर रा लिखेंगे, फिर आपका सा आएगा। अब देखिए यहां पर सा आ गया। अब देखिए सा को हमने बड़ा कर दिया क्योंकि रामा में माँ बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए नाम होगा या नाम होगा। अब देखिए री आगे आगे कि नहीं, रा भी आगे आ गया, तो इसमें तो सा भी आगे आ गया, तीनों आ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम। क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। आगे आपका लितुल सा नाम, लितुल में लिरी आगे हो गया, फिर तू हो गया, फिर ला हो गया, फिर आपके सा हो गया। अब सा को षष्ठी के अनुसार बड़ा कर देंगे तो बड़ा हो गया। बाद में आपके क्या जोड़ेंगे, अब ना तो रिरी आगे है, ना रा आगे है, ना सा आगे है, तो क्या जोड़ देंगे, नाम। चाहे आप ऐसा लिखें और चाहे ऐसा लिखें। आपसे बता दें ऊपर बिंदी रखी होगी तो माँ को हम अनुस्वार में बदल सकते हैं, तो ऐसा भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं है और ऐसा भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं है। अब देखिए इसको बनाते हैं सूत्र को, लास्ट को, लास्ट वाले को बनाने के लिए तो लितुल सा नाम आगे क्या हो गया, दंत, दंत से उच्चारण होते हैं। इस सूत्र को बनाते हैं, ऊ लिख दिया। ऊ के बाद अब देखिए पू, यहां पर समझते हैं कि पू और उपदमानी का ऊ। अब पू में आपके पा में ऊ की मात्रा है और फिर ऊ है, तो ऊ मिलकर दोनों क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब आपका बड़ा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आ गया ऊ। तो अब आपका जब बड़ा ऊ हो गया, पा के साथ ऊ जुड़ गया, तो आपका ऊ तो गायब हो गया। अब बचा क्या है, पद्मानिया नाम, तो लिख देंगे पद पद मा नी। अब या देखिए जैसे रा का माँ बड़ा हुआ है ऐसे या बड़ा हो जाएगा, या बड़ा कर लेंगे और या बड़ा करने के बाद आपके फिर क्या जोड़ेंगे, अब नाम जुड़ेगा या नाम, नाम जब जुड़ेगा, जब रिरी रा सा हो नहीं है तो क्या जोड़ देंगे हम, नाम, नाम और अंत में लिख देंगे आपकी ओष्ठा। अब आप लोग समझिए कि ये सूत्र आपके पेपर में अगर आएंगे तो आपको याद करने की क्या जरूरत है। आप घंटों बैठ के क्लास में या घर पर याद कर, कोई विसर्जिया नाम घंटा कुछ याद करने की नहीं है। आ आपने सीधा देखा और ने कहा आ का उच्चारण कहाँ से होगा, आपने देखा आ पहला है आपका कंठ, उन्होंने कहा ई दूसरा है आपका तालु, दूसरे नंबर पे ई आया तो आया तालु, फिर तीसरे पे गए मूर्धा, तो रिरी याद रखना है, रिरी आ गया। तो चौथे नंबर पे गए बोले लिरी आ गया, पांचवें नंबर पे गए ऊ आ गया, हमारे कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ और आपके वो बन जाएंगे। अब देखिए अब जब आपने ये याद हो जाएंगे आपको, तो आपके पेपर में कैसे आएगा, ऐसे लिख के आएगा। अब कोई विसर्जिया नाम याद ना हो लेकिन हम समझ तो रहे कि आ का उच्चारण कंठ से हो रहा है, समझ तो रहे कि कू का उच्चारण आपके कंठ से हो रहा है। जे आपका कोई भी आएगा तो आप समझ जाएंगे हा का कंठ से, कोई विसर्जिया नाम का मतलब है कि कंठा होगा। आपसे आ जाए इचो सा नाम तालु तो याद नहीं करना। अब हम यही देख लेंगे कि चू, चू का आपके दूसरे नंबर पे वर्ग है का वर्ग चा वर्ग, दूसरे नंबर पे कंठ तालु, तो हम अपना लगा देंगे कि तालु होगा। अब देखिए आगे में आपको इसके बाद के जो बचे हुए हैं हमारे चार, ये बचे हुए हैं आपके जिनका उच्चारण स्थान पढ़ना है हमें। एक आपका जिह्वा मूली बचा हुआ है, इसका उच्चारण स्थान पढ़ना है आपका। अनुस्वार बचा है, इसका उच्चारण स्थान पढ़ना है। और आपके यहाँ पर वाह का उच्चारण स्थान पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मैं अभी आपको ये भी समझाता हूँ। अब देखिए हम ए का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। ए का उच्चारण स्थान में आपको बताऊं, याद करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ए जो वर्ण है वो हमारा ए वर्ण बनता है आपके आ प्लस ई से। अब हम जानते हैं कि आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क्या होता है आप लोग बताएंगे, कंठ होता है। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो जब ए की बात होगी तो कंठ तालु हो जाएगा कि नहीं। अब यहां पर आपका ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु। जब ए का हो गया तो अय का क्या हो जाएगा, अय का
अय का बात करें तो आपका आ प्लस ए से मिलकर बनता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, दोनों को मिलाएंगे तो कंठ कंठ तालु तो लिखेंगे नहीं, किसी के पास दो कंठ तो होंगे नहीं, दो कंठ कंठ तालु हो जाए तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा आपका कंठ तालु। याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब आपका इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। अब इसका सूत्र बना लेते हैं कि क्या बनेगा। ए को संस्कृत में कहते हैं एत, एत लिख दिया हमने पंचमी विभक्ति में तो होगा एत और ये हो गया आयत। इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ता का दा हो जाएगा तो बनेगा एद। एद में आपके आय की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगी आय दो तो हो कंठ तालु, आय दो तो कंठ तालु। अब आय दो तो दो वर्ण है तो जैसे आपका बनता है राम हो ऐसे बन गया तो, ठीक है। तो आपका तो बन के ये आपका षष्ठी विभक्ति का द्विवचन बना है आपकी बात। तो आपका द्विवचन बनने की वजह से आपका जैसे राम्यो बनता है ऐसा आपका तो बन गया और आपके यहाँ पर बन गया ऐ दो तो कंठ तालु। बड़ा आसान है याद करना। तो ये देखिए क्या लिखा है ए, तो ये क्या लिखा है ए और दा मिला के आपका ईद लिखा है। ईद का मतलब ता का दा हुआ है तो ईद हो गया, आय लिख दिया उसके ऊपर आय की मात्रा यानी आय और आय के साथ ता मिला है तो आयत लिखा हुआ है। तो पंचमी वो षष्ठी का द्विवचन लगा के हमने ये लिख दिया है। अब देखिए आगे बात करेंगे, मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये आप लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिएगा। अब इसके आगे मैं अगला आपको बता रहा हूँ आय का उच्चारण स्थान। ओ का, सॉरी ए और आई का मैं बता चुका हूं, ओ और औ का। अब ओ का भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओ जो है वो बन रहा है आ प्लस ऊ से। आ का उच्चारण स्थान आपके कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान आपके ऊ का उच्चारण स्थान आपके ओष्ठ है। दोनों का औ का उच्चारण स्थान आप ही बता दीजिए, अब क्या हो जाएगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ हो जाएगा औ का आपका उच्चारण स्थान। अब देखिए जब औ का कंठोष्ठ हो गया, ओ का कंठोष्ठ हो गया तो औ का भी क्या हो जाएगा आ प्लस ओ से मिलकर बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान आपके कंठ हो गया और औ का उच्चारण स्थान आपके कंठोष्ठ हो गया। तो इनका मिला के कंठ कंठोष्ठ थोड़ी, दो कंठ थोड़ी है, तो एक ही बनेगा, क्या बनेगा कंठोष्ठ। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया। अब देखिए सूत्र बनाते हैं, आपको सूत्र बनाना सिखाते हैं। इसको बोलते हैं ओत, इसको बोलेंगे औत पंचमी विभक्ति में, ठीक है। तो आपका जब ये बनेगा तो क्या बनेगा आपके ओ, अब जो ता है उसका दा हो जाएगा, उस पर औ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा औ इसमें शामिल हो गया। अब आपका द्विवचन है तो बन जाएगा ऐ दो तहु और बस उसके बाद आपका कंठोष्ठ। ये आपका बन गया ऐ दो तहु कंठोष्ठ। अब बात करते हैं आपकी, अब बात करते हैं कि और उच्चारण स्थान कैसे आएंगे। अब देखिए हमारा ए स्वर आपके सारे निपट गए हैं। अब आता है अनुस्वार। अब अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। क्या होता है नासिका। तो हम सीधा लिख देंगे अनुस्वार। अनुस्वार लिखा हमने। अब देखिए पंच हम बता रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति लग रही है, तो षष्ठी विभक्ति अब अनुस्वार एक ही वचन है, एक ही वर्ण है, तो आपका एक वचन आएगा। तो जैसे रामस्व बनता है वैसे ही क्या बन जाएगा अनुस्वारस। अनुस्वारस नासिका, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपके नासिका से होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको नासिका अनुस्वारस।
ये आपका पूर्व रूप संधि के फलस्वरूप बन जाता है, और क्या लिख देंगे, अनुस्वारस्थ, यानी नासिका आपका अनुस्वार से होता है। चाहे आप देखिए संस्कृत का एक बढ़िया सिस्टम है कि चाहे आप क्रिया पहले लिखें, चाहे कर्म पहले लिखें, चाहे आप कर्ता पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका बन जाएगा नासिका अनुस्वार। अब आगे अनुस्वार हो गया, अब आपका क्या बना, जिह्वा मूल। तो आपका ये बन जाएगा, जिह्वा मूल भी एक ही वर्ड है आपका, जिह्वा मूली। तो आपका बनेगा जिह्वा, इसमें भी आपका एक वचन लगेगा, तो बन जाएगा जिह्वा मूल्यस्य। और यहाँ पर इसका जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान जिह्वे मूल से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान बन जाएगा आपका जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। ठीक है, ये षष्ठी विभक्ति लगी है तो वो का की तरफ आपको प्रेरित कर रहा है। अब अगला क्या बचा आपका, अगला बचा है, देखो भैया, देखो ये हा है। आपने देखा होगा कि अपने घर में एक बच्चे को अगर आप आगे बिठा लो, तो हा को आपने मोटरसाइकिल पे आगे बिठा लिया कंठ में, तो दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे टॉफी चाहिए, तभी मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो टॉफी, जब इसका अंतिम वर्ण आपने बिठाला तो बा भी आपका टॉफी मंगाएगा। तो टॉफी जब अभी हम खाते हैं तो दो चीजों से खाते हैं, एक तो दांत और एक तो ओंठ। तो आप ये याद रखिएगा कि बा का उच्चारण स्थान दांत और ओंठ से होगा। ये दूसरा भैया है यहाँ का, जब इसका अंतिम वर्ण लेगा तो इसका भी हम अंतिम वर्ण को कुछ ना कुछ तो कहलाना पड़ेगा, जब तो मानेगा। तो बा का हमारे टॉफी दी हमने, और टॉफी दे के हमने इसको बना लिया दंतोष्ट, यानी बा का उच्चारण स्थान हमारे कहां से होगा, दंतोष्ट से होगा। अब इसका सूत्र बनाते हैं, तो सूत्र बनाएंगे जब हम, तो सूत्र बनाने पर हमारा बनेगा कि दंतोष्ट जो है, इसको बा को संस्कृत में बकार कहते हैं। जैसे आ को अकार, का को, बड़े आ को आकार, ई को इकार, ऊ को उकार, का को ककार, सबको कहते हैं। ऐसे ही बा को बकार कहते हैं। केवल रा को रकार नहीं कहा जाता, रा को रेफ कहा जाता है। तो जब हम बकार लिखेंगे, बकार, बकार, अब इसका रामस्य की तरह इसमें भी आपकी प्रथमा विभक्ति लगेगी, तो क्या बनेगा, बकारस्य, बकारस्य, फिर वह क्या बन जाएगा आपका, दंतोष्टः। तो ये आपका बन गया, इसका सूत्र बन गया। तो आप देख रहे हैं कि आप खुद मैन्युफैक्चर धीरे धीरे बनते जा रहे हैं सूत्रों के, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम आपसे बात करते हैं अनुनासिक वर्णों के। अब देखिए, ये पंचम वर्ण है हमारे, पंचम वर्ण। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि इनका उच्चारण स्थान, अगर इसकी बात करें तो इसका उच्चारण स्थान अभी आपने पढ़ा कि का वर्ग में आएगा तो क्या होगा, कंठ होगा। इसका उच्चारण स्थान आपने पढ़ा क्या होगा, तालु होगा। इसका उच्चारण स्थान पढ़ा तो क्या होगा आपके, मूर्धा। क्रम से चले जाइए, मूर्धा के बाद इसका उच्चारण स्थान दंत, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ये हम वर्ग के हिसाब से पढ़ चुके हैं। अब इनका उच्चारण स्थान एक जगह से और होता है, वो होता है नासिका की मदद लेनी पड़ती है। जब आप इंगा बोलेंगे तो ना तो आप पूरी तरह नासिका से बोल सकते हैं, ना पूरी तरीके से आप कंठ से बोल सकते हैं। कंठ और नासिका दोनों की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे हमने बोला इंगा, तो हमारा आपके कंठ की भी जरूरत पड़ेगी और साथ में नासिका की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका। अगर आपसे कोई पूछे कि सही उच्चारण स्थान क्या है इंगा का, तो कंठ नासिका। यहाँ का क्या है आपके, तालु नासिका। अणा का क्या है, मूर्धा नासिका। ना का क्या है आपकी, दंत नासिका। और माँ का क्या है आपके, ओष्ठ नासिका। तो आपका सही उच्चारण स्थान ये है। अब आपको पेपर में देखिए, अगर कंठ नासिका पहले मिल जाए तो आप कंठ नासिका दोनों ऐसे लिखा हुआ, कंठ नासिका, इंगा का उच्चारण स्थान कंठ नासिका, तो आप कंठ नासिका पर लगाएंगे। अब सुनिए, अगर आपके कंठ नासिका नहीं आया, तो आया कंठ अलग, आया नासिका अलग, तो पहले नासिका को प्रेफरेंस देंगे, बाद में कंठ को प्रेफरेंस देंगे।
तो आपके पेपर में कंठ नासिका आ गया तो सीधे लगा दिया, कंठ और नासिका दोनों आया। ऐसे ऑप्शन में आपके ऐसे लिखा हो कंठ अलग और नासिका अलग, तो आप पहले नासिका पर टिक करेंगे सही का, तो कंठ को बाद में आप तवज्जो देंगे। अब बात करते हैं कि इनका सूत्र बना लें। हम सूत्र बनाएंगे तो हमारा ये पंचम वर्ण संस्कृत में कैसे लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं आपके यमंग, यमंग ण नम, यमंग ण, यमंग ण न। माँ जो है वो हमारा इस संज्ञक वर्ण है। तो अब देखिए जैसे हमने रामा का बड़ा किया था वैसे ना को बड़ा किया, तो वैसे जैसे रामा का नाम लिखा है तो आपके ये कई वर्ण हैं, तो कई वर्ण में आपके जो आपके कई वर्ण है तो ये बहुवचन में जाएगा, तो बहुवचन में आपके षष्ठी का रामा नाम बनता है। जैसे हमने आपके माँ को बड़ा किया वैसे ही यमंगणा, यमंग ना, माँ क्यों नहीं बोला? क्योंकि माँ आपका इस संज्ञक वर्ण है। अब इसका ये वर्ण बड़ा हो जाएगा, रामा की तरह ना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आपके राम लिखा है, राम कब आएगा आपका? री रा और सा होगा आगे तो आएगा। तो अगर ये वर्ण नहीं है तो यहाँ पे नाम आएगा आपके ना में आपके माँ लिख दें हम ऐसे, और चाहे आप ऐसे लिख दें, दोनों में आपका सही है। तो आपका बन जाएगा यमंगणा नाम और नासिका चा। नासिका भर नहीं लिखा, नासिका चा यानी और नासिका से होता है, और नासिका से होता है। इनके आपके जो है उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर आपके नासिका का भी मदद ली जाती है, इसलिए इसको लिखा जाता है यमंगणा नाम नासिका चा। धन्यवाद। ये आपके उच्चारण स्थान पूरे हुए, और बहुत मैंने प्रयास किया कि आपको सूत्र याद ना करना पड़े, उच्चारण स्थान भी याद ना करना पड़े। अब मिलते हैं अगली क्लास में।